वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। एंड अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ये चल रही है वॉरियर सीरीज, जहां क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए साइंस हर एक चैप्टर, ईच चैप्टर की डिटेल्ड वीडियो डाली जा रही है। इसमें वन शॉट रहेगा, एकदम डिटेल्ड वन शॉट। एम यही रहेगा कि आपको जीरो से हीरो बनाना है, एकदम बेसिक से लेके बोर्ड लेवल तक की तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जाएगी। चाहिए अगर आपको नोट्स एंड प्रैक्टिस शीट इस चैप्टर के या इस सीरीज के किसी भी चैप्टर के, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उम्मीद करता हूं ये सीरीज आपकी हेल्प कर रही होगी। अगर ये सीरीज आपकी हेल्प कर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड सेम टू सेम चैनल पे फाइट बैक सीरीज मैथ्स के लिए अपलोड कर दी गई है, तो आप उसे भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इस सीरीज में ये है वीडियो नंबर 2। आज हम बात कर रहे होंगे चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का, जो कि है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का। चलिए, अब 3 कंपाउंड मेजरली हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। पहला है एसिड, फिर आपका आ जाता है बेस, फिर आपका आ जाएगा सॉल्ट। वन बाय वन करके इन डिटेल तीनों को ही हम कवर कर रहे होंगे। ठीक है, स्टार्ट हम किससे करेंगे? एसिड से करेंगे। अब एसिड्स होते क्या हैं? एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। घर में आपके नींबू होगा, नींबू जब आप टेस्ट करते हैं तो उसका जो टेस्ट आता है थोड़ा खट्टा आता है, उसे इंग्लिश में सॉर कहते हैं। तो एसिड जनरली एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो सॉर टेस्ट होता है। तो अगर मुझे एसिड को डिफाइन करना है तो मैं ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट डिफाइन करूंगा कि एसिड जो होते हैं सॉर इन टेस्ट होते हैं। चलिए, ये एक हो गया डेफिनेशन। और मैं कह सकता हूं यार कि एसिड्स जो होते हैं करसिव इन नेचर होते हैं, है ना। अब और ऑन द बेसिस ऑफ इंडिकेटर्स भी हम बात करेंगे कि मैं कैसे एसिड को डिफाइन कर सकता हूं, बेसिस को डिफाइन कर सकता हूं। बट इंडिकेटर्स क्या होते हैं ये आपको थोड़ी देर बाद वीडियो में आगे पता चलेगा, तो बने रहिएगा, वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए चलिए, अब जब हमें एसिड को कैटेगराइज करना होता है तो भैया ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स हम कैटेगराइज कर सकते हैं। इसमें आपका आ जाता है ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड क्या मिलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड को आप कैसे डिफाइन करेंगे? ऑर्गेनिक एसिड यानी कि ऐसे एसिड जो आपको नेचुरली मिल रहे हो, है ना। और मिनरल एसिड क्या होते हैं? मिनरल एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो लैब में आपको पाए जाते हैं, लैब में सिंथेसाइज किए जाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड में आपका आ गया एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, है ना। और यहाँ पे मिनरल एसिड के एग्जांपल में सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया और कार्बोनिक एसिड हो गया। ये तो हमने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ आपका स्ट्रेंथ अगर मैं डिफाइन करूंगा तो एसिड दो कैटेगरी में आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में आपके सारे मिनरल एसिड आ जाते हैं एक्सेप्ट आपका कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो होता है इकलौता मिनरल एसिड होता है जो वीक इन नेचर होता है। वीक एसिड में आपके क्या आ गए? सारे ऑर्गेनिक एसिड आ गए। अब एक चीज आप दिमाग में इस तरीके से डाल सकते हैं कि स्ट्रेंथ को आप कैसे डिफाइन करेंगे। किसी भी एसिड की अगर मुझे स्ट्रेंथ को डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? हर चीज को अगर मुझे डिफाइन करना होता है तो क्राइटेरिया होता है ना। अब किसी भी एसिड को अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो मैं किस बेसिस पे ये चीज कह रहा हूँ? तो वो कही जाती है हाइड्रोजन आयन के कंसेंट्रेशन पे। जो एसिड पानी में डिसोशिएट होकर ज्यादा H+ आयन दे रहा होता है, जिसमें H+ आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, वो एसिड जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है ना। तो अगर आपको एसिड की स्ट्रेंथ को बताना है कि वो स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा है या कम, तो उसके लिए जो क्राइटेरिया है दैट इज हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन। ये चीज क्लियर है? चलिए बात करेंगे अब हम कि भैया कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड क्या होता है। ये एक और पैरामीटर हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। भैया कंसंट्रेटेड एसिड एक ऐसा एसिड होता है जिसमें मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर हो, यानी कि पानी की मात्रा बहुत कम हो। और अगर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है कंसंट्रेटेड एसिड में तो वो कहलाता है डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड एक ऐसा एसिड होता है जिसमें मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। अब उसी में अगर आप पानी मिलाते जाएं मिलाते जाएं मिलाते जाएं तो भैया वो क्या बन जाएगा? डाइल्यूट एसिड। क्यों? क्योंकि आपने एसिड को तो डाइल्यूट कर दिया है। क्या ये चीज क्लियर है? अब तक एसिड के जितना भी ब्यौरा दिया गया है अगर क्लियर है तो यार कमेंट सेक्शन में एक थम्स अप तो बनता है यार। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम किसकी? बेसिस की। यार बेसिस क्या होते हैं? बेसिस भैया ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो बिटर इन टेस्ट होते हैं, ठीक है, थोड़े कड़वे होते हैं टेस्ट में। तो बेसिस को जनरली अगर हमें डिफाइन करना है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट तो हम बोल सकते हैं बेसिस आर बिटर इन टेस्ट।
चलिए आगे अगर हम बात करते हैं कि भैया हमारे पास एक बीकर में एसिड है और एक बीकर में बेस है। अब अगर मुझे बताना है कि किसमें एसिड है किसमें बेस है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ, है ना, क्योंकि कलर तो सेम ही होगा, कलरलेस होते हैं दोनों। ठीक है, अब अगर मुझे बताना है कि भैया ये एसिड है या बेस, तो क्या कुछ तो पैरामीटर होना चाहिए ना, कोई तो ऐसी चीज होनी चाहिए, कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए, मैं बोलूँ कि ठीक है चलो ये एसिड है ये बेस है। ठीक है, कलर हो स्मेल हो, बट अगर कलर से भी ना बता पा रहे हो स्मेल से भी ना बता रहे हो, तो अंतरात्मा में ऐसे तो नहीं आ जाएगा भैया ये एसिड है ये बेस है ना, वो चमत्कार तो होगा नहीं। ठीक है, कि भैया इसमें किया ये चलो ये एसिड है, इसमें ऐसे कर दिया चलो ये बेस है, ऐसा नहीं होगा। तो यहां पर रोल आता है किसका, यहां पर रोल आता है इंडिकेटर्स का। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इन डिटेल इन चीजों को समझते हैं। इंडिकेटर्स जो होते हैं ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस का नेचर क्या है, वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। कैसे, अपने कलर को चेंज करके या अपने ऑर्डर को चेंज करके, ऑर्डर या को आप स्मेल बोल सकते हैं। तो इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इंडिकेट करते हैं किसी भी सब्सटेंस का नेचर, कि वो एसिडिक है वो बेसिक है। क्या ये चीज क्लियर है? कैसे बताएंगे, अपना कलर चेंज करके या फिर अपना स्मेल चेंज करके। ठीक है, चलिए अब इंडिकेटर्स की अगर बात करते हैं तो इंडिकेटर्स में नेचुरल इंडिकेटर भी होते हैं और सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स यानी कि ऐसे इंडिकेटर्स जो कि भैया आपको नेचुरली मिल रहे हो, और सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो लैब में सिंथेसाइज हुए हो। नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल में टर्मरिक आ जाता है, वहां पर आपका लिटमस पेपर आ जाता है। सिंथेटिक में आपका मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ब्लू, फिनोफ्थलीन, ये सारे इंडिकेटर्स जो होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब इंडिकेटर्स में लिटमस हो गया, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज हो गया, है ना। अब लिटमस की अगर बात करते हैं तो लिटमस यार दो कलर के आते हैं, एक होता है रेड लिटमस पेपर और एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। ये लिटमस नेचुरल की कैटेगरी में क्यों आता है, इसलिए आता है क्योंकि एक लाइचेन नाम के प्लांट से LICHEN लिचेन नाम का एक प्लांट होता है जिससे इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब ये दो कलर के आते हैं, रेड और ब्लू। अगर रेड लिटमस पेपर को आप एसिड में डालोगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, बट अगर आप उसी रेड लिटमस पेपर को किस में डाल देंगे, अगर आप उसी रेड लिटमस पेपर को बेस में डाल देंगे तो वो किस कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। अब अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को बेस में डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, बट उसी ब्लू लिटमस पेपर को आप एसिड में डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है कि भैया अगर आप रेड लिटमस पेपर को एसिड में डालोगे तो नो चेंज, है ना, रेड लिटमस तो उसमें आपको नो चेंज देखने को मिलेगा। अगर आप ब्लू लिटमस डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। वहीं अगर आप बेसिस की बात करोगे, रेड लिटमस डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, रेड लिटमस आपका ब्लू हो जाएगा। और ब्लू लिटमस की अगर बात करोगे तो उसमें आपको नो चेंज देखने को मिलेगा। क्या ये चीज क्लियर है? क्या लिटमस पेपर कैसे बिहेव करता है रेड एंड ब्लू एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन में? अगर ये चीज क्लियर है तो एक बार थम्स अप दे दीजिएगा। चलिए भैया अब बात करते हैं फिनोफ्थलीन की। फिनोफ्थलीन जो है अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो कलरलेस रहेगा, लेकिन अगर आप बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। फिनोफ्थलीन एकदम कलरलेस आता है, अगर आप उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ज़्यादा आपको कुछ वहाँ चेंज देखने को मिलेगा नहीं, बट आप बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, उसका कलर वहाँ पर पिंक कलर हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है? चलिए अब बात करेंगे मिथाइल ऑरेंज की। एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो रेड कलर का हो जाएगा, और मिथाइल ऑरेंज को बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो कलर उसका येलो कलर में हो जाएगा। न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात अगर मैं करता हूँ, न्यूट्रल सॉल्यूशन में उसका जो कलर होता है वो क्या होता है, ऑरेंज होता है। क्या ये चीज क्लियर है? मिथाइल ऑरेंज न्यूट्रल सॉल्यूशन में ऑरेंज कलर का होता है। एसिडिक सॉल्यूशन में डाल रहे हो तो भैया कलर रेड हो जाएगा सॉल्यूशन का, और अगर आप बेसिक सॉल्यूशन में डालते हो तो उसका कलर येलो हो जाएगा। ये चीज क्लियर है? अब अगर ये चीज क्लियर है तो अब आगे बात को बढ़ाते हैं। हमने पहले ही बोला यार दो कैटेगरी आती है, नेचुरल इंडिकेटर्स की, सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। एक नेचुरल इंडिकेटर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसमें आपका लिटमस पेपर आता है, और क्या आगे नेचुरल इंडिकेटर्स की कैटेगरी में रेड कैबेज और टर्मरिक। टर्मरिक की अगर आप बात करते हैं तो एसिडिक सॉल्यूशन में कोई कलर चेंज नहीं होता, बेसिक सॉल्यूशन में अगर आप देखोगे तो कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा।
वहीं अगर आप बात करते हैं रेड कैबेज की, तो एसिडिक सॉल्यूशन में उसका भी कोई कलर चेंज नहीं होता, बट बेसिक सॉल्यूशन में रेड कैबेज जो है ग्रीन कलर का हो जाता है। किस तरीके से बिहेव करता है, चैनल पे ऑलरेडी शॉर्ट्स अपलोड है, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल वीडियोस है जहाँ पर आपको बताया गया है किस तरीके से ये नेचुरल इंडिकेटर्स एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन में बिहेव करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। अब जब डिस्कशन आगे बढ़ रहा है, जब हमने पहले डिस्कशन में डिस्कस किया था कि यार इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड या बेस है वो बताते हैं। सिंपल भाषा में कहा जाए तो किसी भी सब्सटेंस का नेचर बताते हैं। अब नेचर कैसे बता रहे थे, कलर चेंज करके, बट साथ ही साथ मैंने ऐड ऑन कराया था कि स्मेल चेंज करके भी बता सकते हैं। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो सब्सटेंस का नेचर बताते हैं अपना स्मेल चेंज करके। उसमें आपका अनियन आ गया और क्या आ गया, वनीला एक्सट्रैक्ट आ गया। ठीक है, इनकी कोई एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, जब बेसिक सॉल्यूशन में आते हैं तो वो स्मेल चेंज हो जाती है, एसिडिक सॉल्यूशन में आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। ये चीज क्लियर है। तो इंडिकेटर्स के बारे में अब तक हमने इन डिटेल में सारी चीजें पढ़ ली। ठीक है, एसिड एंड बेस का एक हमने ब्रीफ ब्यौरा ले लिया। उसके बाद हमने इंडिकेटर्स, चाहे वो सिंथेटिक हो, नेचुरल हो, ऑल्फैक्टरी हो, इन्हें डिटेल में कवर कर लिया। इनका बिहेवियर एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन में देख लिया किस तरीके से इनका बिहेवियर होता है। अब हम बात करेंगे एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी की, कि एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीजें हैं जो हमें देखनी है। इसमें कुछ रिएक्शंस है, जैसे एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन, एसिड का मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, या एसिड का मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। ठीक है, चलिए वन बाय वन करके इन तीनों को कवर करते हैं, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की बात करते हैं। मेटल की अगर आप बात करेंगे तो जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि एसिड का अगर मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो वहाँ पर हमेशा एक सॉल्ट बनेगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होगी। ठीक है, इसको इन डिटेल समझने से पहले, क्योंकि हाइड्रोजन गैस की यहाँ पे एक उल्लेखना हो गई है, ठीक है, चर्चा हो गई है, तो पहले हाइड्रोजन गैस की टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये चीज़ तो क्लियर है कि एसिड बेस के साथ अगर रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि इस रिएक्शन में जो गैस रिलीज हुई है वो हाइड्रोजन गैस ही है? क्या इसका कोई कंफर्मेशन टेस्ट होगा? ना ही उसका कोई स्मेल है, ना ही उसका कोई कलर है, तो भैया मुझे कैसे पता चलेगा कि जो गैस रिलीज हुई है वो हाइड्रोजन गैस है? तो यहाँ पर कंफर्मेटरी टेस्ट में ये आता है कि अगर आपको इग्निशन सोर्स, कोई माचिस हो गई या आग का कोई भी सोर्स आग पास में ले आओ तो वो पॉप साउंड के साथ जलेगा, है ना। तो ये फ्लेमेबल होता है, जैसे ही आप लेकर आए ये पॉप साउंड के साथ जल गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस का कंफर्मेटरी भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का कंफर्मेटरी टेस्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये चीज भी दिमाग में बैठा लो, ये जनरल इक्वेशन की मेटल एसिड के साथ जब भी रिएक्ट करेगा एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये चीज क्लियर है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जब जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ Zn जो है H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो ZnSO4 बनेगा, जो कि क्या है, एक सॉल्ट है। और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। और साथ ही साथ यहां सॉल्ट बता देता हूं, आगे आएगा, बट क्योंकि काफी सारे एग्जांपल्स में सॉल्ट 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 आपको सुनने को मिलेगा तो आपकी जो कान है वो बेकरार हो जाएंगे कि भैया सॉल्ट क्या होता है ये भी तो बता दो, ये सुनने के लिए वो बेकरार हो जाएंगे। तो भैया सॉल्ट बेसिकली क्या होता है कि एसिड में से जब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए, डिस्प्लेस कर दिया जाए, किसके द्वारा, मेटल के द्वारा, एसिड में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया जाए मेटल के द्वारा, तो जो कंपाउंड बनता है वो सॉल्ट बनता है। फॉर एग्जांपल HCl था, जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया, क्या बनाया, ZnCl2, तो ये क्या हो गया, सॉल्ट। H2SO4 था, जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया, क्या बनाया, ZnSO4, क्या है, सॉल्ट है। तो एसिड में से अगर हाइड्रोजन की जगह मेटल आ जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, तो उसे आप क्या बोलते हो, कंपाउंड जो बनता है उसे आप क्या बोलते हो, सॉल्ट बोलते हो। ये चीज क्लियर हो गई। अभी पहली केमिकल प्रॉपर्टी तो क्लियर हो गई, पहला केमिकल रिएक्शन क्लियर हो गया एसिड का, कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा, और हाइड्रोजन गैस का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है वो भी हमें पता चल गया। अब बात करते हैं दूसरी केमिकल रिएक्शन की, कि एसिड जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, क्या बनता है। मेटल कार्बोनेट होता क्या है, मेटल कार्बोनेट क्या होता है,
मेटल कार्बोनेट बेसिकली आपका होता है Na2CO3। ये कौन सा मेटल कार्बोनेट हो गया आपका? सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, मेटल कार्बोनेट क्या होता है वो समझा रहे हैं आपको एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं किसका? सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, अब भैया एक चीज ध्यान में रखिए कि ये Na2CO3 क्या है? मेटल कार्बोनेट। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बोनेट आयन है CO3 और मेटल है Na+, है ना? तो मेटल का कार्बोनेट, सोडियम क्या है? मेटल ही है, सोडियम कार्बोनेट। अगर मेटल मैग्नीशियम हुआ तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, मेटल एल्यूमिनियम हुआ तो एल्यूमिनियम कार्बोनेट, मेटल जिंक हुआ, मेटल जिंक हुआ, मेटल नहीं, मेटल जिंक हुआ तो जिंक कार्बोनेट। क्लियर है? हाइड्रोजन कार्बोनेट में जो आयन होता है CO3- होता है। मेटल अगर सोडियम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3, है ना? मेटल अगर एल्यूमिनियम होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब जो फॉर्मूला लिखना है वो तो आपको आता ही होगा, है ना? सिंबल लिखो, उनकी वैलेंसी लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कक्षा 9 में पढ़ा था ये चीज। क्लियर है? तो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं भैया? जब मेटल कार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्ट होता है, अगेन प्रोडक्ट में आपको सॉल्ट, CO2 और वाटर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मेटल कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट है, एसिड HCl है, तो एक सॉल्ट मिलेगा, वो तो हो गया NaCl, साथ ही साथ CO2 और H2O देखने को मिलेगा, है ना? अब उसके बाद अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का अगर एसिड के साथ रिएक्शन होता है, अगेन प्रोडक्ट सेम ही रहेगा, सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा। मान लीजिए मेटल कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, मान लीजिए एसिड HCl है, तो आपको सॉल्ट में क्या मिलेगा? NaCl मिलेगा और साथ साथ क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा। क्या ये चीज क्लियर है? अब इन दोनों ही रिएक्शन में एसिड की, चाहे वो मेटल कार्बोनेट के साथ हो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हो, दोनों ही रिएक्शंस में एक गैस रिलीज हुई है जिसे आपने क्या कहा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होगा? जैसे हमने हाइड्रोजन गैस का देखा था भैया, जब हम इसे पास करेंगे लाइम वाटर से तो लाइम वाटर क्या हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। जब हम CO2 को पास करेंगे लाइम वाटर से, लाइम वाटर अभी तो कलरलेस है, लेकिन जब CO2 पास करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा, तो वो मिल्की अपीयरेंस आएगा वहां पे। तो ये हम कह सकते हैं CO2 गैस का क्या कंफर्मेटरी टेस्ट, कि जब CO2 गैस को लाइम वाटर से पास करते हैं तो वो उसे क्या कर देता है? मिल्की कर देता है। क्यों? कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन के कारण। साथ ही साथ वहां क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। एक चीज यहाँ देख लीजिएगा, CO2 का जो नेचर होता है वो एसिडिक नेचर होता है ना? और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस। तो बेस का एसिड के साथ रिएक्शन है, क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। इन डिटेल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थोड़ी देर में आगे बात करेंगे। एक चीज जो स्किप हो गई थी, एक चीज जो रह गई थी, वो ये रह गई थी कि भैया जो कर्ड है ना, और ऐसे फूड स्टफ जैसे विनेगर हो गया, लेमन जूस हो गया, यानी कि जिनमें नेचुरल एसिड पाया जाता है, उनको कभी भी मेटल के वेजल्स में नहीं रखा जाता है। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि अभी हमने देखा था कि मेटल का तो एसिड के साथ रिएक्शन हो जाता है, और जब मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन हो जाता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। यानी कि एक चीज मुझे समझ में आ गई कि अगर मैं इन चीजों को रखूंगा, कौन कौन सी चीज? कर्ड को रखूंगा या ऐसे सब्सटेंस जिनमें नेचुरल एसिड पाया जाता है, तो वो मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है और फिर पॉइजनस मेटल कंपाउंड बनाएगा, जिसके कारण हमें फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है और उस केस में हमारी हेल्थ भी डैमेज हो सकती है। ये चीज क्लियर हो गई कि क्यों आप भैया ऐसी चीजें जिनमें नेचुरल एसिड पाया जाता है उनको मेटल के कंटेनर में नहीं रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अब आखिरी रिएक्शन की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में, जो कि है एसिड का रिएक्शन किसके साथ? मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। पहले ये चीज समझिए कि मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है। मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है। ठीक है, चाहे फिर वो क्या हो जाए, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाए, सोडियम ऑक्साइड हो जाए, पोटेशियम ऑक्साइड हो जाए, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाए, सारे ही जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो अब जब मेटेलिक ऑक्साइड जो कि बेसिक इन नेचर हैं, जो कि कौन से नेचर में है? बेसिक इन नेचर में है, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? आपको प्रोडक्ट मिलेगा सॉल्ट एंड
हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा, ठीक है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा, ठीक है। एक चीज यहाँ पे है कि आपको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर, बिकॉज ये एसिड एंड बेस का रिएक्शन है तो सॉल्ट एंड वाटर मिलता है, वहां पर आपको सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। क्यों? क्योंकि एसिड का बेस के साथ रिएक्शन होता है, सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा, दैट इज बट ऑब्वियस। तो जब यहाँ पर CuO रिएक्ट होगा, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो आपको CuCl2 मिलेगा जो कि सॉल्ट है, ठीक है, ब्लू ग्रीनिश कलर का होगा, और साथ ही साथ आपको यहाँ क्या मिलेगा, पानी मिलेगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? आपको क्लियर है? यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है, जब मैं सॉल्ट बोल रहा हूँ तो सॉल्ट के लिए मैंने एक चीज़ बोली थी कि सॉल्ट क्या होता है, एसिड में से हाइड्रोजन की जगह वहाँ पर मेटल लिख दो तो वो आपको सॉल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे मेटल क्या है, Cu, H की जगह आप Cu लिख देंगे, वैलेंसी को मैच करेंगे तो CuCl2 आपका सॉल्ट हो जाएगा जो कि आपका कंपाउंड है। क्लियर है ये चीज़ कि भैया एसिड मेटेलिक ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, ये चीज़ क्लियर है? चलिए अब आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे हम किसकी, बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो यहाँ पे दो रिएक्शंस हमें देखनी है। पहली रिएक्शन जो हमें देखनी है वो रिएक्शन विद मेटल है। अगेन जैसे एसिड की रिएक्शन हो रही थी वैसे ही बेस की भी मेटल के साथ रिएक्शन होगी। देन हम फिर बेस का रिएक्शन देखेंगे किसके साथ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। चलिए वन बाय वन करके इन्हें भी कवर अप कर लेते हैं। बेसिस की बात करते हैं तो सेम जैसे एसिड का रिएक्शन होता था मेटल के साथ, वैसे ही बेस का भी मेटल के साथ रिएक्शन होगा। प्रोडक्ट में सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा आपको। फॉर एग्जांपल जिंक है, जिंक जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा आपको क्या मिलेगा, Na2ZNO2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। अगेन हाइड्रोजन गैस का कंफर्मेटरी टेस्ट वही रहेगा कि जब आप इसमें क्या डालेंगे, इसमें आप बेस डाल देंगे, ठीक है। इसमें जब आप बेस डाल देंगे, किसमें, मेटल में जब आप बेस डाल देंगे तो क्या होगा, मेटल में जब आप बेस डालेंगे तो वहां पर हाइड्रोजन गैस बनेगा। वो हाइड्रोजन गैस के पास जब आप इग्निशन सोर्स लाओगे तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा, है ना। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? अगर ये पॉइंट क्लियर है कमेंट सेक्शन में थम्स अप कर दीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिस नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। नॉन मेटलिक ऑक्साइड आई गेस मैंने पहले बता दिया है वीडियो में कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। और बेसिस के साथ रिएक्शन है, एसिड का बेस के साथ रिएक्शन, सॉल्ट और आपको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, सॉल्ट और आपको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, ठीक है। अब आप एक ले लीजिए नॉन मेटलिक ऑक्साइड। नॉन मेटलिक ऑक्साइड आपका क्या हो गया, CO2 हो गया, है ना। और बेस क्या हो गया, नॉन मेटलिक ऑक्साइड यानी कि नॉन मेटल का ऑक्साइड, है ना। नॉन मेटलिक ऑक्साइड बेसिकली एक ऐसा कंपोनेंट, ऐसा कंपाउंड है, कंपोनेंट नहीं कंपाउंड है, किसका, नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। चलिए जैसे बेस में आपने क्या ले लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। इसे आप क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं, लाइम वाटर भी बोल सकते हैं, या स्लेक लाइम भी इसे बोलते हैं। इसका कॉमन नेम क्या है, स्लेक्ड लाइम है। CaO का क्या है, क्विक लाइम है, इसका स्लेक्ड लाइम है, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। जब ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर एक सॉल्ट CaCO3 बनेगा, ये सॉल्ट हो गया आपका, और साथ ही साथ आपको वाटर मिलेगा। अब तक एक चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी कि एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट एंड वाटर ऐसा प्रोडक्ट आपको मिलता है, और उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये अभी हम थोड़ी देर में इसको समझ लेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि एसिड एंड बेसिस में क्या कॉमन होता है। अब एक बात बताइए कि मान लीजिए आपके पास एक एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन एक बीकर में है, जैसे कि यहाँ पर है, और एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन है दूसरे बीकर में। दोनों ही सॉल्यूशन में आपने आयरन की नेल डाली है और उसमें आपने एक्सटर्नल एक सर्किट अटैच कर दी है। जैसे ही आप स्विच को क्लोज करेंगे आप ये देखेंगे कि ग्लूकोज में जो बल्ब अटैच है वो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे जो बल्ब अटैच है वो बल्ब ग्लो कर रहा है। अब ऐसा क्यों है? अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो अपर पार्ट पे तो सर्किट जो है, यहाँ पर तो सर्किट कंप्लीट है, यहाँ पे आपको कोई कॉन्टैक्ट नहीं दिख रहा है, यहाँ पर सर्किट इनकम्प्लीट है। अब बोलोगे सर कंप्लीट है, यार ये वुडन पार्ट है, ये जो पार्ट है ना ये वुडन पार्ट है, तो यहाँ तो सर्किट इनकम्प्लीट है, तो फिर किस तरीके से भाई करंट फ्लो कर रहा है? करंट तो तभी फ्लो करेगा जब सर्किट कंप्लीट होगी। अब अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है? यहाँ पे कैच ये है कि करंट इसीलिए फ्लो कर रहा है क्योंकि सर्किट कंप्लीट है। इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, आयंस हैं, और वो आयंस क्या कर रहे हैं, एज अ चार्ज कैरियर एक्ट कर रहे हैं एंड इस सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं। अब ये आयंस आए कैसे भैया, एसिड एंड बेस, चाहे एसिड हो
चाहे बेस हो, जब आप इन्हें पानी में डालते हैं तो एसिड किस में टूट जाएगा, आयंस में, H+ हो गया, और बेसिस किस में टूटेगा, आयंस में, OH-, और भी आयंस होंगे। ठीक है, एक आयन उसमें H+ और बेसिस के केस में वो OH- हो जाएगा। यानी कि जब आप एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन को वाटर में डालते हो, जब मैं कह रहा हूँ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, इसका मतलब वो वाटर में ही है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, एंड अब आयन एज अ चार्ज कैरियर एक्ट करते हैं, सर्किट को कंप्लीट करते हैं, और इसी के कारण आपको यहाँ पर बल्ब जो है ग्लो होता हुआ दिखेगा। ठीक है, चमकता हुआ दिखेगा। अब ग्लूकोज जो है वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता है ना, ग्लूकोज कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता है। अब ग्लूकोज अगर कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता, आपको आयंस नहीं मिल रहे हैं, आयंस नहीं है यानी कि चार्ज कैरियर नहीं है, चार्ज कैरियर नहीं है यानी कि सर्किट कंप्लीट नहीं है, सर्किट अगर कंप्लीट नहीं है तो बल्ब जो है वो नहीं ही ग्लो करेगा, है ना। बल्ब कब ग्लो करेगा, जब सर्किट कंप्लीट होगा। सर्किट भैया, आउटर सर्किट तो कंप्लीट है, इनर तो कुछ चार्ज कैरियर चाहिए जो करंट को यहाँ से यहाँ फ्लो कराए, जो चार्ज को फ्लो कराए, है ना। तो वहां पर आपके क्या काम करेंगे, आयंस। अब ऐसे ही सब्सटेंस जो डिसोसिएट कर देंगे वही आयंस प्रोड्यूस कर पाएंगे। अब आयंस प्रोड्यूस कर पाएंगे तभी वो चार्ज कैरियर की तरह एक्ट करेंगे, और तभी सर्किट जो है आपकी कंप्लीट होगी। क्लियर है भैया, क्यों एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, क्यों एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन जो है वो क्या कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सॉल्ट भी कर लेगा वाटर में यार, NaCl क्या होता है, कॉमन सॉल्ट होता है ना। NaCl को जब हम पानी में डालते हैं तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। बट अगर हम डायरेक्ट सॉल्ट में ही डाल दे, ठीक है, सॉल्ट में ही 2 आयरन नेट डाल दे, एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट कर दे, तो वहाँ बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि भैया जब आप उसे पानी में डालेंगे तभी वो आयंस में डिसोशिएट होगा। नॉर्मल सॉल्ट आयन में डिसोशिएट हुआ ही नहीं। अगर आयंस में डिसोशिएट नहीं हुआ, अगर आयंस में डिसोशिएट नहीं हुआ, आयंस ही नहीं है, चार्ज कैरियर नहीं है, तो सर्किट कंप्लीट कैसे होगा। क्लियर है ये चीज़। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, अब बात करते हैं कि एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन में कैसे बिहेव करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ समझिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भैया मान लीजिए HCl है ना, वाटर में जाएगा तो ये डिसोसिएट किस में होगा, H+ एंड Cl- में। ये क्या है, वाटर में इसका डिसोसिएशन होगा, है ना। आप देख रहे हैं वाटर में क्या है, आयंस है। अब इसी आयन के कारण जो लिटमस पेपर में आप चेंज देख रहे हो, है ना, जो लिटमस पेपर में जो चेंज है वो किसके कारण है, यही जो H+ आयन प्रोड्यूस हो रहा है उसी के कारण है। अब मान लीजिए अगर वो H+ आयन प्रोड्यूस ही ना हुआ तो वो लिटमस पेपर में आपको कलर चेंज नहीं होता, वो दिखेगा चाहे वो एसिड ही क्यों ना हो। आपके पास टेस्ट ट्यूब में क्या था, आपके पास टेस्ट ट्यूब में था कंसंट्रेटेड H2SO4, उसमें आपने क्या मिला दिया, सोडियम क्लोराइड। अब इसमें एक प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, HCl गैस, है ना। अब जब HCl यहाँ गैस के फॉर्म में है, आप एक ड्राई लिटमस पेपर लाते हैं तो कलर चेंज नहीं होता है, बट उसी लिटमस पेपर को आप पानी में डिप करके लाते हो तो अब उसका कलर ब्लू से रेड हो जाता है। ऐसा क्यों, चीजों को समझिए यहाँ हुआ क्या, जब H2SO4 का सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन हुआ तो आपको मिला HCl, बट वो गैसियस फॉर्म में था। जब उसको आप ड्राई लिटमस पेपर से पास करते हैं तो वहां पर पानी था ही नहीं, तो HCl डिसोसिएट नहीं हो पाया, क्योंकि HCl तो तभी डिसोसिएट होगा कब, जब वो एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, है ना, पानी एज ए सॉल्वेंट रहेगा। तो भैया डिसोसिएशन हुआ नहीं, तो जो कलर चेंज होता था वो हुआ नहीं। अब जब मैंने मॉइस्ट लिटमस पेपर लेकर आया तो यहां उसको मिल गया पानी, टूटा वो आयन में टूटा तो लिटमस पेपर कलर चेंज हुआ तो ब्लू से रेड हो गया, है ना। तो भैया एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पानी में ही दिखाते हैं, तभी वही वो आयन में डिसोसिएट होते हैं। क्लियर है ये चीज। चलिए अगर ये चीज क्लियर है तो आगे बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि एसिड का बेस के साथ रिएक्शन। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट में आपको सॉल्ट एंड वाटर देखने को मिलेगा। मान लीजिए एसिड आपने लिया है HCl, मान लीजिए बेस है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, एक सॉल्ट जो कि हो गया NaCl, और साथ ही साथ H2O यानी कि वाटर देखने को मिलेगा। क्या ये चीज़ क्लियर है। यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखेंगे कि भैया जो इसका आयन है एसिड का और बेस का, ठीक है, वो तो एज इट इज रहेंगे। रिएक्शन, नेट रिएक्शन तो किसकी हो रही है, H+ और OH- की, है ना। नेट रिएक्शन किसकी हो रही है, H+ की OH- के साथ, और क्या बन रहा है आपका पानी यानी कि H2O। ठीक है, जो उसके पार्ट्स हैं,
ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के जो पार्ट है वो तो टेक पार्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है, वो तो एज इट इज साइड में आपको मिल जाएंगे। बाकी जो नेट रिएक्शन है वो तो H प्लस और OH माइनस का ही है, और आपको क्या मिल रहा है, H2O मिल रहा है। ये चीज़ क्लियर है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि एसिड का बेस के साथ रिएक्शन, और प्रोडक्ट में आपको सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? अगर ये चीज़ क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में यार थम्स अप आ जाना चाहिए, थम्स अप आ जाना चाहिए यार। मोटिवेशन लेवल भी तो हाई होना चाहिए ना, टीचर का भी मोटिवेशन लेवल हाई होना चाहिए। और वो कब होगा? जब उसको दिखेगा कि यार बच्चे को समझ आ रहा है। और अब जब हम इस माध्यम से कनेक्ट कर रहे होते हैं तो ये जो लाइक होता है, आपके प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं, इसी से हमें अंदेशा होता है कि आपको चीज़ें कितनी समझ में आ रही होती हैं। और जब आपको चीज़ें समझ में आ रही होती है ना, तो हम हमारा और एफर्ट जो होता है और डालने के लिए और मोटिवेशन मिल जाता है। इसलिए लाइक हो जाना चाहिए यार। एक लाइक टारगेट सेट कर देते कि एटलीस्ट मिनिमम 50 लाइक तो इस लेक्चर में होने ही चाहिए। अगर आप यहां तक आ चुके हैं तो भैया दबाइए लाइक बटन को और कर दीजिए 50 लाइक, है ना, करवा दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, स्टेटस में लगा दीजिए, बट 50 लाइक करवा दीजिए। चलिए अब बात करते हैं पीएच की। पीएच क्या होता है भैया? अभी तक जो हमने इंडिकेटर की बात की थी, लिटमस की बात की थी, तो लिटमस क्या बता रहा था? एसिड है या बेस है वो बता देगा, है ना। लिटमस यही तो बता रहा था कि ये सॉल्यूशन का नेचर क्या है, एसिड है कि बेस। बट क्या लिटमस ये बता पाता कि अगर दो एसिड है तो कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और कौन सा वीकर है? क्या स्ट्रेंथ को कंपेयर कर पाता लिटमस? वहां पर तो लिटमस लैग कर जाता। अब वहां पर क्या काम आएगा? वहां पर काम आएंगे ये महाराज जिन्हें कहा जाता है पीएच, है ना। अब पीएच क्या होता है? बेसिकली पीएच पेपर एक नॉर्मल एक पेपर होता है येलो कलर का, ठीक है, उसी साइज का आता है जिस साइज का लिटमस पेपर होता है, ठीक है। ये वीडियो भी मैंने चैनल पे डाल रखी है, वो भी आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से पीएच जो है एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन में बिहेव करता है ना। अब पीएच पेपर को अगर आप किसी सॉल्यूशन में डालोगे, पीएच पेपर को अगर आप किसी सॉल्यूशन में डालोगे तो उसका एक कलर चेंज होगा, है ना। फिर आपके पास है एक पीएच टेबल जिसमें 0 से लेके 14 तक नंबर लिखे हुए हैं। अब आपको आपका कलर मैच करना है। मान लीजिए वो 9 के साथ मैच हुआ, है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ठीक है 9 है। अब ये चीज आपको पता हो नीचे की इस टेबल में 0 से लेके 7 तक वो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक। 7 से लेकर 14 तक वो क्या होगा, बेसिक। और 7 क्या है आपका, न्यूट्रल पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है आपका, न्यूट्रल पॉइंट है। अब अगर आप 7 से अपने लेफ्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे तो जो मोस्ट लेफ्ट वाला पॉइंट है यानी कि 0 वो मोस्ट एसिडिक हो जाएगा। 7 से अपनी राइट की तरफ अगर बढ़ेंगे तो जो मोस्ट राइट वाला जो पॉइंट है 14 वो मोस्ट बेसिक हो जाएगा। यानी कि 7 से 14 की तरफ बढ़ते हैं तो बेसिक सॉल्यूशन बढ़ता है, बेसिक नेचर बढ़ता है सॉल्यूशन का। 7 से 0 की तरफ बढ़ते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ता है। एसिडिक नेचर बढ़ रहा है यानी कि H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है। बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है यानी कि H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन घट रहा है ना। H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन होगा बट कम होगा, ज्यादा किसका होगा, OH माइनस का होगा। क्लियर है। 7 से अगर राइट की तरफ चलेंगे बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज देखने को मिलेगा, और लेफ्ट की तरफ आप चलोगे तो आपको एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हुए दिखेगा। क्लियर है। पीएच पेपर डिप करो सॉल्यूशंस में, कलर मैच करो, आपको पीएच वैल्यू मिल जाएगी। पीएच वैल्यू से आप करस्पॉन्डिंग उसकी स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हो। अगर ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है तो चलिए थम्स अप कर दीजिए, है ना, थम्स अप कर दीजिए। अब उसके बाद अब हम बात करेंगे कि यार ये पीएच का डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होता है। सबसे पहली चीज एसिड रेन। एसिड रेन, नॉर्मल रेन जो होती है उसका पीएच जो होता है अराउंड 5.6 होता है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है 5.6 से ये पीएच वैल्यू जो है वो नीचे गिर जाती है। अब जब ये नीचे गिर जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं, ठीक है। जब वो नीचे गिर जाती है तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं, ठीक है। अब टू मच एसिड रेन कैन लोअर द पीएच ऑफ लेक वाटर। अब होगा क्या, अगर बहुत ज़्यादा एसिड रेन होगी, बहुत ज़्यादा एसिड रेन होगी तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका जीना दुश्वार हो जाएगा, क्योंकि भैया जो लेक का पानी है, रिवर का पानी है, वो सब भी एसिडिक हो जाएगा। और अगर वो एसिडिक हो जाएगा तो जो सर्वाइवल है एक्वेटिक एनिमल का वो डिफिकल्ट हो जाएगा। अब ये पीएच गिरता क्यों है भैया? पीएच गिरता इसलिए है क्योंकि इंडस्ट्री से और बाकी जगह से जो एमिशन होता है सल्फर के ऑक्साइड का और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का, SO2 NO2, ठीक है, जो SOX और NOx रिलीज होते हैं वो ऊपर जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं और फिर एसिडिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। इसी के कारण जो पीएच होता है रेन वाटर का वो 5.5 से बिलो चला जाता है, एंड दैट इज व्हाई वी रेफर दैट रेन एज एसिड रेन, विच इज नॉट गुड फॉर आवर
आवर सेल्स हमारे लिए भी वो बेनिफिशियल नहीं है, ना ही एक्वाटिक एनिमल के लिए वो बेनिफिशियल है। ये चीज़ क्लियर है। चलिए अब हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के पीएच की बात करते हैं। हमारे स्टमक में एक स्ट्रॉन्ग एसिड रिलीज होता है, एचसीएल रिलीज होता है हमारे स्टमक में, ताकि हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाए। अब कभी कभी क्या होता है, आप ऊट पटांग खा लेते हैं, पिज्जा खा लिया, कुछ खा लिया, पिज्जा पिज्जा खा लिया है ना, पिज्जा ही बोलते हैं पिज़्ज़ा खा लिया, ठीक है, पिज़्ज़ा खा लिया, या फिर आपने क्या खा लिया, कुछ ऐसा ऊट पटांग खा लिया, ज़्यादा खा लिया, तो आपका ओवर ईटिंग के कारण स्टमक जो होता है वो डाइजेस्ट करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा एसिड जो है रिलीज कर देता है, इसीलिए आपको क्या हो जाती है, इनडाइजेशन हो जाती है, जिसके कारण आप पेन फील कर रहे होते हो, डिस्कम्फर्ट फील कर रहे होते हो। अब डिस्कम्फर्ट से आराम पाने के लिए हमें क्या दिया जाता है, एंटासिड दिया जाता है। अब ये एंटासिड एक फ्रेंडली सब्सटेंस की तरह जो भी एक्स्ट्रा एसिड हमारे स्टमक में रिलीज हुआ है उसको क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। एंटासिड के एग्जांपल हो गए आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड बेकिंग सोडा। अब जानने वाली बात यह है कि भैया हमारे शरीर में जब HCl जैसा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो जल क्यों नहीं जाता, भैया हम पे उस कंसंट्रेशन का HCl गिरे अभी हाथ पे तो हाथ तो जल जाएगा, तो पता ही नहीं चलेगा भाई कहाँ गया। स्टमक के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे है भाई, कुछ हो का ही नहीं रहा, जादू है क्या? जादू नहीं है, एक्चुअल में वहाँ म्यूकस की एक लेयर है जो भैया प्रिवेंट कर रही है कुछ भी होने से। अब ये HCl जरूरी किस लिए होता है, क्योंकि ये पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, पेप्सिन को एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए। पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है। ये सारी बात इन डिटेल हम लोग लाइव प्रोसेस वाले वीडियो में देख रहे होंगे, सीरीज है बड़ी चमत्कारी, ठीक है, नंबर दिलाएगी आपको एकदम भर भर के बोर्ड एग्जाम में, इसलिए पूरा एंड तक देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे पीएच चेंजेस द कॉज ऑफ टूथ डिके, ठीक है। पीएच के कारण टूथ डिके भी हो जाता है, क्यों हो जाता है भैया, जब भी हम शुगरी आइटम्स खाते हैं तो जो हमारे मुंह में बैक्टीरिया होते हैं वो शुगर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, टर्न द शुगर इनटू एसिड, ठीक है, चाहे वो लैक्टिक एसिड हो, जिसके कारण जो अंदर नेचर होता है वो हल्का एसिडिक हो जाता है, और उसी के कारण जो पीएच है वो 5.5 से नीचे चला जाता है। 5.5 से नीचे जब चला जाता है तो वो आपकी टूथ एनिमल को क्या करता है, डैमेज करता है, जिसके कारण आपको क्या हो जाता है, टूथ डिके हो जाता है। अब टूथ इनेमल जो है वो बहुत हार्ड है, बट धीरे धीरे एसिडिक एनवायरनमेंट में वो कोरोड होना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि एक तो हार्ड सब्सटेंस है, बट आप बहुत ज़्यादा अगर एनवायरनमेंट एसिडिक कर दोगे तो उसके कारण वो क्या हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा। अब अगर आपको टूथ डिके प्रिवेंट करना है तो हम लोग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं दांतों को साफ करने के लिए, रोज अबाउट के आप टूथपेस्ट यूज़ करते होंगे। अब ये जो टूथपेस्ट का नेचर है वो बेसिक इन नेचर है, उसका रोल क्या है भैया कि आपके मुंह में जो एसिड बन चुका है, क्यों शुगरी आइटम्स आपने खाई है, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। चलिए अब सेल्फ डिफेंस में भी यहाँ पर काफ़ी रोल होता है इसका। मान लीजिए कुछ एनिमल्स एंड प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एसिड एंड बेसिस अपने एनिमी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हनी बी जो है वो एक एसिडिक लिक्विड इंजेक्ट करती है, ठीक है, उसके स्टिंग के द्वारा, जिसके कारण पेन होता है। अब क्योंकि एसिड रिलीज हो चुका है तो न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, बेस चाहिए होगा, तो वहां पर काम आता है बेकिंग सोडा, जो कि उस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और हमें राहत देता है दर्द से जो हुआ था। वेस्प जो होता है वो अल्कलीन लिक्विड इंजेक्ट करता है। वेस्प की अगर हम बात करते हैं तो वो अल्कलीन लिक्विड जो होता है इंजेक्ट करता है। तो जब अल्कलीन मतलब बेसिक नेचर होता है, अल्कलीन इंजेक्ट किया है यानी कि आपको एसिड यूज करना पड़ेगा, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, माइल्ड एसिड, जैसे कि विनेगर, जो कि इस इफेक्ट को जो अभी हुआ है, वेस्प ने जो बेसिक लिक्विड आपके अंदर डाला है, हाँ बेसिक लिक्विड आपके अंदर डाला है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, माइल्ड एसिड विनेगर यूज करते हैं। क्लियर है, ताकि आपका जो एक्सेस बेस है उसे न्यूट्रलाइज किया जाए। अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे सॉल्ट्स के बारे में कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। मैंने अभी आपको चैप्टर में तब बता दिया था जब एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन था कि सॉल्ट क्या थे। सॉल्ट कंपाउंड है, कैसे कंपाउंड है, कब बन रहे हैं, जब मेटल ने डिस्प्लेस किया है हाइड्रोजन को एसिड से। मेटल फॉर एग्जांपल यहाँ सोडियम है, HCl में से H को डिस्प्लेस किया और अपना कंपाउंड क्या बना, NaCl, और साथ ही साथ पानी, है ना। तो आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा एक सॉल्ट और वाटर आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ क्लियर है। सॉल्ट क्लियर है कि भैया एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा, और नाम कैसे लिखोगे, पहले मेटल वाले आयन का फिर नॉन मेटल वाले आयन का। अगर ये चीज़ क्लियर है तो फिर एक बार और थम्स अप हो जाए कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बात करते हैं। भैया देखिए, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्ट है,
ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्ट है, मान लीजिए HCl और NaOH रिएक्ट किया है तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी सॉल्ट कहलाएगा, और NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी सॉल्ट कहलाएगा, है ना। तो हम उसे क्या कहेंगे भैया, क्लोराइड कह सकते हैं। ठीक है, अगर सल्फ्यूरिक एसिड का है तो मैं सल्फेट्स कह दूंगा। ठीक है, अगर नाइट्रिक एसिड का है तो मैं उसे नाइट्रेट्स कह दूंगा, अगर कार्बोनिक एसिड का है तो मैं उसे कार्बोनेट कह दूंगा। ये चीज़ क्लियर है। चलिए चलिए अब बात करते हैं सॉल्ट की फैमिली के बारे में। अगर मैं NaCl बोलता हूँ यानी कि सोडियम क्लोराइड, तो इसमें दो आयन्स इन्वॉल्व है, Na+ इन्वॉल्व है और Cl- इन्वॉल्व है। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि सोडियम क्लोराइड जो है वो सोडियम सॉल्ट फैमिली से आती है, और सोडियम क्लोराइड जो है वो क्लोराइड सॉल्ट फैमिली में भी आती है। सोडियम सल्फेट हो गया वो सोडियम फैमिली में आएगी और सल्फेट फैमिली में भी आएगी, है ना। पोटेशियम सल्फेट है तो वो किस में आ जाएगा भैया, वो आपका पोटेशियम सॉल्ट में भी आ जाएगा और क्लोराइड सॉल्ट में भी आ जाएगा। क्लियर है। अगर एक आयन इन्वॉल्व है जैसे कि Cl- तो क्लोराइड फैमिली होगी। SO4 इन्वॉल्व है, आयन इन्वॉल्व है, तो वो कौन सा हो गया, सल्फेट फैमिली हो गई। ठीक है, ये क्लियर है। सोडियम सॉल्ट हो गया, क्लोराइड सॉल्ट हो गया, पोटेशियम सॉल्ट हो गया, इसको आप किस तरीके से डिफाइन कर रहे होंगे। अगर ये चीज़ क्लियर है तो बात आगे बढ़ाते हैं। अब अगर मुझे पीएच का सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, पीएच का सॉल्यूशन निकालना है तो हम किस तरीके से किसी भी सॉल्यूशन का पीएच निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं, इस चीज़ को देख लेते हैं। अब मेरे को पीएच देखना है किसका, मेरे को पीएच देखना है सॉल्ट का। कैसे सॉल्ट का, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हो। यहाँ पर एक चीज़ अगर आप देखोगे, अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर शुड बी न्यूट्रल इन नेचर। क्या अगर मैं किसी सॉल्ट को पानी में डालूंगा और उसका पीएच देखूंगा तो वो हमेशा साथ आएगा, वो सॉल्यूशन हमेशा न्यूट्रल रहेगा। यहाँ समझने वाली बात यह है कि भैया सॉल्ट का नेचर क्या है, सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है या न्यूट्रल है। उससे मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि अगर मैं इसे पानी में मिलाता हूँ तो उस सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, है ना। तो अब बात कर लेते हैं ऐसे सॉल्ट की जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में रिएक्शन होने के कारण बने हैं, जैसे कि आपका सोडियम क्लोराइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। वहीं अगर आप बात करोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, अब इन दोनों का रिएक्शन होता है, सोडियम क्लोराइड मिलता है। सोडियम क्लोराइड जो होता है वो न्यूट्रल इन नेचर होता है ना। वहीं पोटेशियम सल्फेट की भी अगर आप बात करोगे तो वो भी न्यूट्रल इन नेचर ही होगा, है ना। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहे हैं और वीक बेस का जब रिएक्शन होता है तो आपको क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड में आप ले सकते हो HCl, तो चलिए मैंने ले लिया HCl। वीक बेस में आप ले सकते हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्ट जो बनेगा उसका नाम आएगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम पहले मेटल वाले पार्ट को डिनोट किया जाएगा नेमिंग करते टाइम, और उसके बाद आप नॉन मेटल वाले पार्ट को वहां पर रेफर कर रहे होंगे। ये चीज क्लियर है। यहाँ अगर आप अमोनियम सल्फेट को देखेंगे, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन के कारण बना हुआ है। अगर ये चीज़ क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सॉल्ट वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से भी बन सकता है। वीक एसिड आपका क्या हो गया, कार्बोनिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस आपका क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनका जब रिएक्शन होगा तो आपको जो सॉल्ट मिलेगा वो बेसिक नेचर का होगा। भैया अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट कैसा बनेगा। अगर एसिड भी स्ट्रॉन्ग है बेस भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही ऐसे है, तो सॉल्ट कैसा बनेगा, न्यूट्रल। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो भैया ये आपको कैसा मिलेगा, ये आपको एसिडिक कैरेक्टर मिलेगा। और अगर आपका वीक एसिड है और आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये आपको नेचर कैसा मिलेगा, बेसिक नेचर मिलेगा, है ना। तो आपके सॉल्ट का नेचर क्या है, ठीक है, सॉल्ट का नेचर क्या है, या आप ऐसा कह सकते हो कि आपका सॉल्ट किन कंपोनेंट से बना है, किस पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस से बना है, उनका नेचर कैसा है, तो उससे डिसाइड होता है कि आपके सॉल्ट का नेचर क्या है। ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए अब बात करते हैं कॉमन सॉल्ट की। यार कॉमन सॉल्ट का जो केमिकल फॉर्मूला है NaCl। अगर मैं सॉल्ट की बात बोलता हूँ ना, तो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों की विजुअलाइजेशन में क्या आता है, NaCl आता है ना, NaCl आता है। ये जो NaCl है ये इकलौता सॉल्ट नहीं है, बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, बट इसे हम कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं, क्या इसे आप टेबल सॉल्ट भी कह सकते हैं। ये चीज़ क्लियर है। अगर ये चीज़ क्लियर है तो अब हम बात करेंगे कि ये सॉल्ट जो है हमें मिलता कैसे है। अब बात करते हैं कि ये सॉल्ट जो है ये सॉल्ट मिलता कैसे है। सी वाटर का इवेपोरेशन होता है। देखो पहले सी वाटर्स को ट्रैप किया जाता है, ऐसे स्वेलोज बना लिए जाते हैं, वहाँ पे सी वाटर को ट्रैप किया जाता है। सनलाइट आ रही है,
वाटर में सनलाइट पड़ती है तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, या अंडरग्राउंड डिपॉजिट से भी आपको सॉल्ट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। अब आप बात करेंगे कि आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा कैसे, है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा ब्राइन। ब्राइन क्या होता है भैया, कुछ परसेंटेज सॉल्यूशन होता है, 10% या 20% सॉल्यूशन होता है NaCl का, उसे आप ब्राइन कहते हो। आप क्या करेंगे, एक ग्लास का चैम्बर ले लेंगे। उस ग्लास के चैम्बर में आप दो इलेक्ट्रोड बनाएंगे, दो मेटल के रॉड डाल दिए, उन्हें एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर दिया है। फिर आप वहाँ पे जब वोल्टेज सप्लाई करेंगे, करंट सप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, वहाँ पर मूवमेंट होगी। अब चीज़ों को समझिएगा। अब रॉ मटेरियल क्या दे रहे हो, रॉ मटेरियल आप दे रहे हो ब्राइन। ठीक है, ब्राइन होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, है ना। अब जब मैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl बोल रहा हूँ, यानी कि ये डिसोसिएट होंगे। किस में डिसोसिएट होंगे, Na+Cl- H+ एंड OH-, है ना। अब यहाँ पे दो टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। अब अंदर आयन क्या है, चार। तो दो आयन जो हैं वो पॉजिटिव आयन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। वो क्या होगा, Cl- और OH-। अब Cl- क्या करेगा, OH- नहीं करता, Cl- जाता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Cl बनाता है। सेम दूसरा Cl- आयन आया, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, टोटल दो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गए। आपको इस यहाँ पॉजिटिव वाले में, आपको एनोड में दो इलेक्ट्रॉन मिल गए और Cl मिला, दोनों कंबाइन होकर क्लोरीन गैस बनाता है। यहां से आपको क्लोरीन गैस मिल गई। एनोड में क्या होता है कि भैया, एनोड में आपका H+ जाता है, एक H+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, H बनाता है, दूसरा H+ आता है, वो भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वो भी H बनाता है, दोनों H कंबाइन, H2 आपको मिला। तो आपको एनोड से Cl2 गैस, पॉजिटिव टर्मिनल से, नेगेटिव टर्मिनल से हाइड्रोजन H2 गैस मिलता है। रॉ मटेरियल आपने ब्राइन डाल रखा है। ये चीज़ क्लियर है। अगर ये चीज़ क्लियर है तो चलिए आगे बात करते हैं। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इसी रिएक्शन को आप बोलते हैं, इस रिएक्शन को आप क्लोर अल्कली रिएक्शन भी कहते हैं। यहाँ पे हुआ क्या, NaCl को आपने पानी में रखा, 2NaCl+H2O। ठीक है, करंट पास की, टूटा, आपको क्या मिला, NaOH, क्लोरीन गैस और H2। ठीक है, क्लोरीन गैस आपको मिलेगी एनोड से, H2 आपको मिलेगी कैथोड से, और साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोर अल्कली प्रोसेस क्लियर है। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं उनका यूज़ क्या है। क्लोरीन की अगर मैं बात करूँगा तो ड्रिंकिंग वाटर को स्टेरिलाइज करने में यूज़ होता है। ठीक है, और फिर ब्लीचिंग पाउडर के प्रोडक्शन में भी यूज़ होता है। अभी हम देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर का प्रोडक्शन कैसे होता है, उसमें समझेंगे। ठीक है, कि क्लोरीन का वहाँ यूज़ आता है कि नहीं आता। उसके बाद हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं तो हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजिनेशन में बहुत यूज़ होता है। ठीक है, 11th-12th में ये चीज़ आपको पता चल जाएगी कि हाइड्रोजिनेशन होता क्या है ना। ऑयल के हाइड्रोजिनेशन में यूज़ होता है ताकि आपको घी मिल सके। और भैया अमोनिया के प्रोडक्शन में यूज़ होता है। ठीक है, अमोनिया हो गया या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, इनके प्रोडक्शन में भी आप किसका यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। फिर बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की, जो कि आपको यहाँ बॉटम पार्ट से मिलते हैं, NaOH। वो किसके लिए यूज़ आते हैं, सोप बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए। साथ ही साथ आर्टिफिशियल जो टेक्सचरी फाइबर्स आते हैं, रेयॉन, वो भी इन्हीं से ही बने होते हैं। ये चीज़ क्लियर है। चलिए अब बात कर लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। अभी हमने देखा कि ब्लीचिंग पाउडर बनने के लिए एक रॉ मटेरियल तो Cl2 है। ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है, क्या प्रॉपर्टी है, सब जानने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, अब ये बनेगा कैसे भैया, जो क्लोर अल्कली प्रोसेस में से Cl2 रिलीज हुआ, वही अब किसके साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और जब वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या ये चीज़ क्लियर है, क्या ये चीज़ क्लियर है कि भैया जब भी यहाँ पर आपका क्लोरीन जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक लाइम के साथ रिएक्शन करेगा, वहाँ पर आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या उसे आप ब्लीचिंग पाउडर कह सकते हैं, वो मिलेगा। साथ ही साथ आपको पानी देखने को मिलेगा। ये चीज़ तो आपको अभी तक क्लियर हो गई कि एसिड का जो बेस के साथ रिएक्शन होगा तो वहाँ पर प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। ये चीज़ क्लियर है। अब ब्लीचिंग पाउडर की यूज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, चाहे वो कॉटन हो गया, लिनन हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, वुड पल्प हो गया, पेपर फैक्ट्रीज में, या फिर हो गया आपका वॉश क्लोथ जो कि लॉन्ड्री में है। हर जगह आप क्या यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, अब ये जो है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ होता है और काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शन में।
ठीक है, वो यूज़ हुआ भी है। ठीक है, और ये वाटर को जर्म फ्री बनाने में भी हेल्प करता है। कौन जर्म फ्री बनाने में हेल्प करता है? आपका ब्लीचिंग पाउडर। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए, अगर ये चीज़ अब यहाँ तक क्लियर है ना, तो अब आगे दो तीन ही और सॉल्ट बाकी है, उसके बाद हम बात कर रहे होंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की, एंड देन ये चैप्टर फिनिश है। तो थोड़ा सा और पेशेंस लेवल को आप अभी भी थोड़ा सा और मेंटेन करके रखिए, कुछ 10-15 मिनट और लगेंगे, देन उसके बाद ये क्लास रैपअप हो जाएगी। तो जब क्लास रैपअप होगी फिर आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, थोड़ी मेहनत चाहिए, 10-15 दिन कर दीजिए तो आपका सिलेबस तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, अब बात किसकी कर लेते हैं? अब बात कर लेते हैं बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको किस तरीके से मिलता है। जब NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड पानी, CO2 और अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो आपको क्या मिलता है? सोडियम नहीं, अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि सोडियम क्लोराइड H2O CO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और अमोनिया भी है। आपको यहाँ प्रोडक्ट में क्या मिला? अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वापस से देख लीजिए, रॉ मटेरियल में क्या होगा? सोडियम क्लोराइड है, वाटर है, CO2 है और अमोनिया है। प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा? अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम कार्बोनेट। ये चीज़ क्लियर है? चलिए, बेकिंग सोडा कहाँ यूज़ होता है? बेकिंग सोडा जो है अल्कलाइन नेचर का होता है तो एंटासिड में यूज़ हो जाता है, और एज एन कंस्टिट्यूएंट यूज़ होता है बेकिंग पाउडर में। और ये जो बेकिंग पाउडर आपने बनाया उससे आपका क्या बन जाएगा? ब्रेड बन जाएगा, केक बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए, अब ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है एज अ फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है भैया? इसीलिए यूज़ होता है क्योंकि अब जब इसका डिकम्पोजिशन आप देखोगे हाई टेम्परेचर में तो क्या होगा? वहाँ पर CO2 रिलीज हो रहा है, और CO2 जो है वो आग बुझाता है। O2 आपको सपोर्ट करता है बट CO2 क्या करता है? आग को बुझाता है। अगर ये चीज़ क्लियर है तो बेसिक बेकिंग सोडा जो होगा वो आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं वॉशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट की। सोडियम कार्बोनेट कैसे मिलेगा भैया? ये चीज़ तो क्लियर थी कि NaCl पानी के साथ, CO2 के साथ, अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है और अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। अब यहाँ पर जब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप हीट करते हो, ये रिएक्शन भी हमने देखा था, जब वो हीट होता है तो CO2 प्रोड्यूस करता है। बेकिंग सोडा बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर, वहाँ पर यही हो रहा होगा कि आप हीट होते हैं, CO2 प्रोड्यूस होता है और वो फायर को एक्सटिंग्विश कर लेता है। तो यहाँ हमने देखा कि हीट किया तो मुझे क्या मिला? सोडियम कार्बोनेट, और उस सोडियम कार्बोनेट में आप 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? Na2CO3.10H2O, सोडियम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये चीज़ क्लियर है? चलिए, अब बात करते हैं वॉशिंग सोडा के यूज़ की। एज अ क्लेंजिंग एजेंट यूज़ होता है डोमेस्टिक पर्पस में, परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, ग्लास को मैन्युफैक्चर करने में यूज़ होता है, और कहाँ यूज़ होता है? आपका सूप और पेपर बनाने में यूज़ होता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए, अब तक हमने जो सॉल्ट है वो सारे सॉल्ट के बारे में पढ़ लिया। यहाँ पर कुछ चीज़ें रह गई थी, जैसे कि आपका रह गया था जिप्सम, है ना? एक चीज़ आपकी रह गई थी जिप्सम, और एक आपका रह गया था प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना? ये दो चीज़ें रह गई थी। अब जब यहाँ पर इनके फॉर्मूले आप एनसीईआरटी में देखोगे, चाहे जिप्सम का देख लो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का देख लो, या फिर आप CuSO4.5H2O देख लो, या पीछे हमने देखा Na2SO4.10H2O, है ना? तो आप ये जो .10H2O देखते हो, .5H2O देखते हो, .3H2O देखते हो, तो ये क्या है? ये बता रहा होता है कि भैया कि आपका कितना वाटर मॉलिक्यूल उस स्ट्रक्चर का पार्ट है, जो आपका क्रिस्टल है उसका पार्ट है। जितने वाटर मॉलिक्यूल पार्ट होते हैं वो उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया। जैसे कि Cu कॉपर पेंटाहाइड्रेट, CuSO4.5H2O, कितने पानी के मॉलिक्यूल है? 5। Na2CO3.10H2O, कितने पानी के मॉलिक्यूल है? 10, है ना? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। वहीं FeSO4.7H2O, ये क्या हो गया? आयरन नहीं, आयरन सल्फेट, आर्यन बोल रहा हूँ, आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, FeSO4.7H2O। तो यहाँ पर जो आप .H2O देख रहे हो बेसिकली वो आपके स्ट्रक्चर में वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड है, वो इंडिकेट कर रहा है। अब ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो सॉल्ट को शेप देता है और कलर भी इंपार्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? कॉपर सल्फेट, CuSO4.5H2O की। तो CuSO4.5H2O, इसका जो कलर है वो क्या कलर होगा? ब्लू कलर का होगा। बट जब आप इसे हीट करोगे तो इसके साथ एसोसिएटेड जो 5 वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो इवोपरेट कर जाएंगे, जिसके कारण जो कलर है डिसअपियर हो जाएगा। पहले जो कलर ब्लू हुआ करता था अब वो कलर व्हाइट हो जाएगा।
जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए, अगर ये चीज़ क्लियर है तो हम बात किसकी कर लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला क्या है, CaSO4.12H2O। ठीक है, अब ये प्रिपेयर कैसे होता है, जब आप जिप्सम को हीट करेंगे, जिप्सम को जब 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O। यहाँ पर नोट करने वाली एक बात क्या है कि अगर आप 100 से ऊपर ले जाते हो तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लूज हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, एनहाइड्रस। जब वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड नहीं होता है तो वो स्टेट क्या होती है, एनहाइड्रस स्टेट होती है। तो आपको क्या मिल जाएगा, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, जिसे आप डेड बर्न्ड प्लास्टर भी कहते हैं। अब इस पीओपी का यूज़ कहाँ आता है, इस पीओपी का यूज़ हॉस्पिटल्स में डॉक्टर यूज़ करते हैं फ्रैक्चर्ड बोन को सेटल करने के लिए, है ना। और भैया ये कहाँ यूज़ होता है, टॉयज़ में यूज़ होता है, डेकोरेटिव मटेरियल में यूज़ होता है, और फिर आपके जो सस्ते सस्ते ऑर्नामेंट है उनमें भी यूज़ होता है। तो अब तक हमने सॉल्ट के बारे में सब कवर किया। अभी लास्ट में जब हमने देखा कि CaSO4.12H2O, तो ये जो CaSO4.12H2O था ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी है। अब यही अगर CaSO4.2H2 होता तो ये वो दूसरा कंपाउंड हो जाता। अब ये .H2O जो है ये मैं आपको अभी पहले ही बता चुका हूँ कि ये आपको क्या बता रहे हैं, कितने वाटर मॉलिक्यूल उस कंपाउंड के साथ एसोसिएटेड है। अगर यहाँ तक आपको पूरा चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर लगा हो, स्टार्टिंग फ्रॉम एसिड बेसिस की बेसिक प्रॉपर्टी से लेकर इंडिकेटर्स तक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स से लेकर केमिकल प्रॉपर्टी एसिड से बेस तक सबकी, फिर सॉल्ट की, उनके कंपाउंड्स की, अगर हर एक चीज क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में अपना बेहतरीन पार्ट लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत आ रही है वो लिख दीजिएगा, कोई स्पेसिफिक डिमांड है वो लिख दीजिएगा। और अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो कृपया करके सीरीज को बहुत ज्यादा प्यार बरसाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टाटा, बाय बाय।